आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो सबसे पहले दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसका प्लेस। तो हम लोग देखते हैं इसका प्लेस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को प्लेस करके रखा हुआ है ना। तो सिंबल क्या है? H है। मॉलिक्यूलर फार्मूला S2 है, यानी ये डाई एटॉमिक है। वैलेंसी इसकी 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। सिर्फ K शेल, एक ही शेल होता है इसमें। पोजीशन जैसे यहाँ मेंशन है, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 1 है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 है। और एटॉमिक नंबर 1 है। बात करते हैं पोजीशन की। तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में और इसका नंबर कितना है? 1। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अपने सबसे बाहरी शेल में और एक ही शेल होता है, और इसीलिए इसको जो है कि फर्स्ट ग्रुप में और फर्स्ट पीरियड में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की वो सिमिलर है अदर मेंबर से इस फर्स्ट ग्रुप की, बट दिस इज़ नॉट द केस। ये केस नहीं है। जब से मेंडलीव ने प्रेजेंट किया अपना पीरियोडिक टेबल, जो पोजीशन है हाइड्रोजन की टेबल में, वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी का मैटर रहा है और डिबेट का, हमेशा इस पे बहस रही है। ये मेनली इसलिए हुआ है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की वो रिजेंबल करती है, मतलब किसके जैसे होती है? 1A ग्रुप के एलिमेंट यानी अल्कली मेटल की तरह होती है। और बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है उसकी जो ग्रुप 7A की तरह होती हैं, यानी कि हैलोजन ग्रुप की तरह होती हैं। यानी कि ये देखो मेटल वाले और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। थॉमसन ने सजेस्ट किया था कि इसके लिए एक सेपरेट पोजीशन हो, यानी हाइड्रोजन के लिए, और उसने इसको जो है टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल पे रखा था, ताकि ये जो है कि जो सिमेट्री है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उसको ये डिस्टर्ब ना करे। हाइड्रोजन जो है ड्यूअल नेचर दिखाता है क्योंकि ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल ग्रुप 1A की तरह और हैलोजन ग्रुप 7A की तरह भी, यानी ग्रुप 17 की तरह भी। सिमिलरिटीज़ क्या है देखते हैं हम हाइड्रोजन और अल्कली मेटल के बीच में। पहले तो बात करें यहाँ कंपैरिजन की दोनों की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखो कि सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वैलेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास एक है। तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सबके आउटर मोस्ट शेल में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सबके पास एक ही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और यानी कि उनके वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब सबका वैलेंसी कितना है? 1। ठीक है, सबके पास वैलेंसी 1 है हाइड्रोजन को इंक्लूड करके। आयन फॉर्मेशन की बात करें तो सब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आउटर मोस्ट शेल से, तो सब के सब क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन बनाएंगे, यानी कैटायन बनाएंगे। और सबके पास कैसा नेचर होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, नेचर होगा। अच्छा, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों ही एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यानी कि कॉपर ऑक्साइड को देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाओगे तो देखो यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड को आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम ऑक्साइड और कॉपर बन जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। फिर बात करें बर्निंग की, तो हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन में और अपना ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन बर्न करता है कैसा? पॉप साउंड के साथ। और ये इसका हाइड्रोजन का टेस्ट भी है। अगर आप टेस्ट करना चाहो कि कोई गैस हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो उसको आप बर्निंग स्प्लिंटर लेके आओ, अगर वो पॉप साउंड के साथ चलता है, या बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल पॉप साउंड के साथ जलता है, तो इसका मतलब वो कैसा है? हाइड्रोजन है वो गैस। अल्कली मेटल जो है वो भी बर्न करता है वाइग्रसली, यानी बहुत तेज़ी के साथ जब हीट किया जाता है ऑक्सीजन में, और अपना ऑक्साइड बना लेता है। देखो हाइड्रोजन ने भी अपना ऑक्साइड बना लिया, वैसे ही अल्कली मेटल भी अपना ऑक्साइड बना ले रहे हैं। ऐसे ही सोडियम भी जो है पेरोक्साइड बना रहा है, वाइल पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और उनका जनरल फार्मूला होता है K+O2 KO2। ठीक है, फार्मूला है ये। एयर के साथ इसका एक्शन कैसा होता है? अल्कली मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो बहुत जल्दी टार्निश हो जाते हैं जब हवा में रखे जाते हैं,
और ये किसकी वजह से होता है टार्निश होना? ये होता है इसकी वजह से कि वो ऑक्साइड बनाने लगते हैं जब हवा के संपर्क में आते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, वो ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो टार्निश हो जाते हैं। और फाइनली कार्बोनेट ऑन देयर सरफेस, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके। यानी कि देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर सोडियम ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। अब रिएक्टिविटी की वजह से अल्कली मेटल जो है कि हमेशा इसीलिए स्टोर किए जाते हैं एक इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनर्ट जो किसी से रिएक्ट ना करता हो, जैसे कि किरोसिन ऑयल में रखा गया जाता है। और ये इनर्ट सॉल्वेंट वगैरह क्या करते हैं कि मॉइस्चर को मेटल के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं, या एयर को मेटल के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। कॉम्बिनेशन देखते हैं अल्कली मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन एज वेल एज अल्कली मेटल वो दोनों ही रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ, जैसे कि सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ अपना कंपाउंड बनाने के लिए। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही हाइड्रोजन और बाकी जो अल्कली मेटल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सेम नेचर दिखा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल की। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स के बीच की। हैलोजन मतलब सॉल्ट फॉर्मर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है और फ्लोरीन का 2,7 है। आप सोच रहे होगे इसमें क्या कॉमन है, क्लोरीन में भी 2,8,7 है। तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है और यहाँ पे देखो फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। तो ये एक सिमिलरिटी है, दोनों के पास क्या है, वैलेंसी 1 है। दोनों आयन बनाएंगे। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो एनायन बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा। वैसे ही क्लोरीन भी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो एनायन बनाएगा, निगेटिव आयन बनाएगा। और इसकी वजह से ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन की तरह ही फ्लोरीन, क्लोरीन वो भी कैसे होते हैं, हाइड्रोजन सब गैस के फॉर्म में होते हैं। एटॉमिसिटी की बात करें तो हाइड्रोजन भी डाइएटॉमिक है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो ये क्या है, सिमिलरिटीज हैं हाइड्रोजन के बीच में और हैलोजन्स के बीच में। प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की डिफर करती है अल्कली मेटल और हाइड्रोजन से भी। और वो कैसे कि हाइड्रोजन एटम के पास एक शेल होता है, लेकिन अल्कली मेटल और हाइड्रोजन्स के पास या तो 2 शेल होंगे या 2 से ज़्यादा शेल होंगे। ऑक्साइड हाइड्रोजन का H2O है और ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और जबकि हैलोजन का ऑक्साइड आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं हैलोजन के यानी नॉन मेटल के, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन का न्यूट्रल। जबकि ऑक्साइड की बात करें अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल का बेसिक होता है नेचर में, है ना। मेटल से याद रखना बेस बनता है, नॉन मेटल से एसिड बनेगा। डिस्कवरी, तो इसका जो डिस्कवरी है उसका सारा श्रेय जाता है किसको, हेनरी कैवेंडिश को, जिनकी पैदाइश 1766 में हुई थी। ऑल्दो 76 में किया था, इसकी खोज की थी कि ऑल्दो रॉबर्ट बॉयल इन्होंने ये गैस प्रिपेयर कर लिया था 1672 में, लेकिन उस टाइम में नहीं इन्होंने नॉट ओनली डिड कैवेंडिश प्रिपेयर, कैवेंडिश ने लेकिन न कि सिर्फ प्रिपेयर किया गैस को आयरन और डाइल्यूट एसिड से, बल्कि इन्होंने एक एलिमेंट्री नेचर भी इस्टेब्लिश करके दिखाया था, जो कि ये दिखा रहा था कि वाटर जो बना हुआ है, एंड आई शो दैट वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस बर्न्स इन एयर, कि जब वाटर बनता है जब ये गैस एयर में बर्न करता है। तो इसीलिए देखो 1672 में रॉबर्ट बॉयल ने इसको ढूंढ लिया था, लेकिन उसके बावजूद इनको क्रेडिट नहीं मिली। सारी क्रेडिट किसको मिली, हेनरी कैवेंडिश को, क्योंकि इन्होंने जो है प्रिपेयर भी किया था गैस को, प्रिपेयर करने के साथ साथ इस्टेब्लिश किया था इसका नेचर भी, कि जब इसको आप एयर में बर्न करोगे तो वाटर फॉर्म होगा। और इसको इन्होंने कहा था इन्फ्लेमेबल एयर, जलने वाला, क्योंकि इस कंबस्टिबल होता है हाइड्रोजन।
और इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म वाटर। और इसके जो है एबिलिटी है हाइड्रोजन के अंदर कि वो वाटर फॉर्म करेगा, दैट लेवोजियर ने 1783 में इसका नाम दिया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर फॉर्मर, ठीक है। तो मतलब यहीं से इसको इसका नाम मिला है। ऑकरेंस की बात करें तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन जो है कि थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट में ट्रेसेस में मिलता है अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। वोल्केनिक गैसेस के अंदर 0.025% मिलेगा और अर्थ क्रस्ट में 0.98% मिलेगा, तकरीबन 1% के करीब। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.01%। और जो एटमॉस्फेयर है सन और स्टार का, इसमें 1.1% हाइड्रोजन है। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो प्लांट और एनिमल के टिश्यूज जो बने हुए हैं वो कंपाउंड से बने हुए हैं हाइड्रोजन और कार्बन के, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाइड्रोजन जो है कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एसिड में भी मिलेगा, अल्कली में भी मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में भी मिलेगा, प्रोटीन में भी मिलेगा। यानी कि ये जो है इन सब में हाइड्रोजन आपको मिलेगा। जैसे कि अभी हाइड्रोकार्बन की बात हुई है, तो उसी तरीके से कि हाइड्रोजन जो है कि इन सब का कंस्टिट्यूएंट है। और इसके एडिशन में शुगर, स्टार्च, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में भी जो है हाइड्रोजन होता है। वाटर के अंदर ये 11.1% होता है बाई वेट। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हाइड्रोजन का? तो वाटर, एसिड और अल्कली सब में हाइड्रोजन होता है। तो ये सब जो है सबसे सस्ते रॉ मटेरियल हैं जिससे कि आप हाइड्रोजन पा सकते हो या जिससे आप हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हो। हाइड्रोजन कोल्ड वाटर और मेटल से मिल सकता है। रिएक्टिव मेटल जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और अपना हाइड्रो ऑक्साइड बने आएंगे और साथ में हाइड्रोजन भी इवॉल्व होगा। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें हीट पैदा होगी। पहला देखो पोटेशियम है। जब पोटेशियम को ऐड करोगे पानी के साथ तो ये फ्लोट करता है वाटर पे। एक्चुअली में डेंसिटी है इसकी 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेल्ट करता है 62 डिग्री सेल्सियस पे और बनाता है सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल बनाता है जो डार्ट होता है अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब ये है कि ये जो है एक छोटा सा ड्रॉप मिसाइल की तरह ऊपर उठता हुआ फॉर्म करता है वाटर के सरफेस पे, सिल्वरी ग्रे ग्लोब्यूल जो कि ऊपर की तरफ उठता हुआ आता है। रिएक्शन क्या है कि पोटेशियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। और ये रिएक्शन जो है कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है और वाइग्रेस, यानी कि बहुत तेज़ी से होता है और साथ में इसमें हीट जो है निकलती है, हीट निकलती है। और ये कैच कर लेता है फायर और बर्न करता है विथ लिलैक कलर्ड फ्लेम। लिलैक कलर्ड का मतलब होता है कि पेल एंड सॉफ्ट वॉयलेट कलर होता है ये, ठीक है। उस कलर का जो है ये बर्न करता है। बबल जो होते हैं हाइड्रोजन के वो दिखाई दे सकते हैं और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, सोपी होता है और अल्कलाइन। देखो होता क्या है कि जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाते हो तो रिएक्शन के टाइम पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन राइज करेगा और हाइड्रोजन राइज करेगा और साथ में रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है। तो अब जब हीट इवॉल्व हो रही है इसके अंदर, हीट निकल रही है इसके अंदर से, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि यही हाइड्रोजन क्या करता है, बर्न कर जाता है। तो इसकी वजह से जो है कि फायर कैच कर लेता है। और किस कलर से जलता है, इसका जो कलर है पेल एंड सॉफ्ट वॉयलेट शेड होता है ये। ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन जो है बर्न करता है, अगर प्योर हाइड्रोजन रहेगा तो वो पेल ब्लू फ्लेम से बर्न करेगा और जो कलर है फ्लेम का वो लिलाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं जलते हुए पोटेशियम वेपर के भी। इसकी बात कर रहा है जब प्रिपरेशन कर रहे होगे। और अगर प्योर जलाओगे तो वो ब्लू कलर से जलेगा। पोटेशियम जो है रेडिली कैच फायर कर लेता है एयर में, क्योंकि वो क्या करता है कि वो रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ। तो इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और बहुत ही
जो है अच्छे से इसको हैंडल किया जाता है, केयरफुली, सावधानी से। इसको अपने हाथ से नहीं टच किया जाता, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है चिमटा, टोंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें सोडियम की, तो ये फ्लोट करता है ये भी वाटर के ऊपर। इसका भी डेंसिटी जो है स्लाइटली कम होता है किससे, वाटर से। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस है। ये मेल्ट करता है और फॉर्म करता है ये भी सिल्वरी ग्लोब्यूल। ये भी जो है कि ऊपर की तरफ उठता है, अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, डाल्ट करता है, मिसाइल की तरह ऊपर उठना है ना, बुलबुला जैसे खोलता है कोई चीज़ तो ऊपर की तरफ उठ के बुलबुले आते हैं, बिल्कुल मिसाइल की तरह, तो वैसा। तो सोडियम और वाटर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी देखो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है ये भी, लेकिन ये पोटेशियम से कम एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, उससे कम स्पीड अप होता है इसका, उससे थोड़ा सा स्पीड इसकी कम होती है। अब ये भी सिमिलरली क्या कर लेगा, कैच कर लेगा फायर और बर्न करेगा गोल्डन येलो फ्लेम के साथ। इसका कलर कैसा होगा फ्लेम का, गोल्डन येलो। बबल जो हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होते हैं और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है ये कलरलेस होता है, सोपी होता है और स्लाइटली जो है गर्म होता है और अल्कलाइन होता है। सोडियम का एमेलगम मतलब कि एलॉय होता है सोडियम का मरकरी के साथ, और सोडियम पोटेशियम एमेलगम का मतलब होता है कि पोटेशियम एमेलगम रिएक्ट करता है स्मूथली वाटर के साथ। तो देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी सेफली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एमेलगम्स। यानी कि अगर हम डायरेक्टली प्रिपेयर ना करके, डायरेक्टली सोडियम को ना लेके, डायरेक्टली पोटेशियम को ना लेके, हम ले सकते हैं एलॉय सोडियम का, सोडियम और मरकरी का। इसी की तरह हम लोग पोटेशियम का भी क्या ले सकते हैं, एमेलगम ले सकते हैं, यानी कि एलॉय ले सकते हैं पोटेशियम और मरकरी का। और ये इसके साथ ना स्मूथली जो है कि आपका रिएक्ट करेगा, तो मतलब सेफली प्रिपरेशन हो सकता है हाइड्रोजन का। और अगर डायरेक्टली करेंगे तो वाइग्रस होगा और फायर कैच करेगा। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है डूब जाता है पानी में, और इसका जो रिएक्शन है कम वाइग्रस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे आप कैल्शियम को, यानी बेस बन रहा है। बबल जो है हाइड्रोजन के वो लिबरेट हो रहे हैं और जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा और अल्कलाइन। अगर रेड लिटमस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर तो वो ब्लू हो जाएगा, यानी ये बेसिक नेचर दिखाएगा, है ना, इसका मतलब बेस बना। इसके बाद बात कर रहा है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा स्लोली, और रिएक्ट करने के लिए स्लोली रिएक्ट करेगा, और वो भी किसके साथ, ठंडे पानी के साथ नहीं। इससे पहले सारा का सारा जो है कोल्ड वाटर था, अभी देखो रिएक्ट करेगा बॉइलिंग वाटर के साथ और फॉर्म करेगा बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम और हॉट वाटर आप रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मैग्नीशियम बर्न करेगा स्टीम के साथ विद एट इंटेंस वाइट लाइट, है ना, वाइट कलर की लाइट के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल बर्न करेगा, जलता है मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ इसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, और इसमें लिबरेट होगा हाइड्रोजन और वाइट ऐश यानी सफ़ेद राख। ये वो सफ़ेद राख होगी वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और वाटर, यानी वाटर नहीं, ये एक्चुअली में H2O है, तो मतलब स्टीम लिया आपने, मैग्नीशियम और स्टीम को आप रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्रम्बल डाउन कर जाएगा ड्यू टू हीटिंग, ठीक है, नीचे आ जाएगा हीटिंग की वजह से। फर्दर एक्सपोज होगा जब मैग्नीशियम टू स्टीम, तो इसकी वजह से लिबरेशन होगा किसका, क्रम्बल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना हीटिंग की वजह से। एक्शन क्या होगा स्टीम का ऑन मेटल्स, जैसे कि एल्युमिनियम के ऊपर, जिंक के ऊपर, आयरन के ऊपर। तो इसको भी देखते हैं कि जब आप एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाओगे तो ये रिएक्ट होगा करेगा स्टीम के साथ, लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा किसके साथ, स्टीम के साथ, तो लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। और ये होना कितने डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, 800 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 800 डिग्री सेल्सियस। और बनता क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना भी कहते हैं इसको, है ना। और ये क्या करता है, इसको इनएक्टिव बना देता है, और इसके बाद फर्दर रिएक्शन जो है कि स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये जो कोटिंग है ये फर्दर रिएक्शन को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। इसीलिए आप जब एल्युमिनियम की कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाते हो तो उसका कलर नहीं चेंज होता, क्योंकि वो एक परत बन चुकी होती है। और जबकि आप लोहे की कढ़ाई वगैरह में सब्जी बनाओगे
तो फर्दर रिएक्ट करते ही चली जाती है, जिसकी वजह से सब्जी का रंग बिल्कुल डार्क होने लगता है। तो एल्युमिनियम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लेयर क्या करती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेती है एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और ये एक ऐसी परत होती है जो उसको एकदम बिल्कुल इनएक्टिव बना देती है। तो ऊपर से बिल्कुल वो परत जम गई, इनएक्टिव हो गया, फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर रखोगे तो किसी तरह से कोटिंग ब्रेक कर जाती है और एल्युमिनियम फिर से रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। जिंक की बात करें तो ये कम रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट करता है तभी जब इसको हीट किया जाएगा और स्टीम को पास किया जाएगा, यानी जिंक भी हीटेड होना चाहिए और स्टीम वो तो है ही गर्म, तो स्टीम को उसके ऊपर पास करोगे तब जाके ये रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन लिबरेट होता है और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिंक का वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाओगे यानी स्टीम के साथ, और ये जिंक भी कैसा है, गर्म है, हीट करके, तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। जिंक ऑक्साइड जो है कि येलो होता है जब वो हॉट होता है, लेकिन सफ़ेद हो जाता है जब वो ठंडा होता है। आयरन के साथ रिएक्शन देखते हैं इसका, तो आयरन जो है कि कम रिएक्टिव होता है जिंक से, लेकिन रेड हॉट आयरन को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे, रेड हॉट आयरन को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे स्टीम के साथ, तो टेरिफेरिक और टेट्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है नेचर में। अगर जो हाइड्रोजन बना है वो रिमूव नहीं किया गया तो आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो वापस से रिड्यूस हो जाएगा आयरन में। यानी कि अगर आप आयरन और स्टीम को रिएक्ट करवा रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, टेरिफेरिक टेट्रा ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अगर रिमूव नहीं किया तो फिर से दोबारा ये दोनों कंबाइन होके आयरन और वाटर फॉर्म कर लेगा। यानी ये रिएक्शन कैसा है, बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो ये प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इधर हीट दिया जा रहा है, बॉइलिंग वाटर है ना, ये सिलिका ग्लास ट्यूब है ना, स्टील वूल रखा हुआ है, ये सबका काम अभी बताएगा। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन फ्रेशली प्रिपेयर किया जा रहा है। उसी रिएक्शन से आयरन का रिएक्शन किया जा रहा है, किसके साथ, आयरन का रिएक्शन करवाया जा रहा है रेड हॉट आयरन का स्टीम के साथ। तो शुरुआत में होता क्या है, बिगनिंग में जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि जो स्पीड है रिएक्शन का वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसको, मास को। मास यानी कि कितना कंसंट्रेशन है किस चीज़ का, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का कितना कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे जो रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहो कि जो प्रोडक्ट हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन अब तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा। और एक ऐसा समय आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम स्पीड पे हो जाते हैं और रिएक्शन जो है अब दिखता नहीं है ना, एक सिंगल डायरेक्शन में जाता हुआ, और ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है चेंज अप नहीं होते हैं, और ये इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा होंगे पहले, तो जब ये रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे स्पीडअप ज़्यादा रहेगा रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन स्पीडअप ज़्यादा होगा और ये चीज़ फॉर्म हो रही होगी, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। लेकिन आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही ये रिवर्सिबल नेचर का है, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि ये धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज आता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों जो है सेम स्पीड पे आ जाते हैं, है ना, और ये इक्विलिब्रियम कम मिलेगा आपको 700 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा। और ऐसे टाइम में क्या दिखता है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, ये अटेन किया जाता है केमिकल चेंज के थ्रू, और इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जो अटेन किया जाता हो केमिकल चेंज के द्वारा, उसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होता है मैग्नीशियम के केस में, और लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाता है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के केस में। स्टीम की बात कर रहा है, वाटर की नहीं। वाटर में सबसे ज़्यादा तेज किसका है, पोटेशियम का है, पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। यहाँ स्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग। इन केस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक रिएक्शन बंद हो जाता है कुछ देर बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्साइड जो मेटल के होते हैं वो चिपक जाते हैं सरफेस पे,
मेटल के, और वो अलाउ नहीं करते हैं स्टीम को फर्दर मेटल के कांटेक्ट में आने से, कि ऊपरी परत जम गई तो फर्दर जो है कि स्टीम पास आउट नहीं कर पा रहा है और मेटल से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। एक्शन देखते हैं स्टीम का ऑन नॉन मेटल। अभी तक किसके साथ देख रहे थे, अब मेटल्स के साथ देख रहे थे, अब देखते हैं हम लोग एक्शन स्टीम का नॉन मेटल के साथ। जब स्टीम को आप पास करोगे रेड हॉट कोक के साथ, रेड हॉट कोक पे, या फिर जिसको वाटर गैस भी बोलते हैं, सॉरी, तो वो फॉर्म होगा आपका। तो जब आप देखो यहाँ पे कोक है, सी सिंबल कार्बन के लिए लिया हुआ है, मतलब कोक लिया हुआ है, कोक के साथ स्टीम का अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, और इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपको मेटल्स के नाम। तो इसको आप याद करने का बहुत आसान तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, अरेंजमेंट किया हुआ है मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, पोटेशियम है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है आपका, ऑरस यानी गोल्ड है। दस पोटेशियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसको सबसे टॉप पे रखा गया है लिस्ट में, और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसको सबसे नीचे रखा गया है। हाइड्रोजन जबकि एक नॉन मेटल है, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड किया गया है ना, नॉन मेटल है, ये इंक्लूड है सीरीज में, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है ना, मेटल के साथ ही फर्स्ट ग्रुप में रखा भी हुआ है इसको, और ये ऑक्युपाई करता है पोजीशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए इसने इसमें पोजीशन एक्वायर करके रखा हुआ है, कॉपर और लिड के बीचों बीच है। जो एबिलिटी है मेटल की टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे जो है आप नीचे की तरफ आते जाओगे रिएक्टिविटी सीरीज में। यानी सबसे ज़्यादा तेज कौन है, पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और उसके बाद आयरन है, लेड है। लेड एंड द मेटल्स दैट आर फर्दर बिलो इन एक्टिविटी सीरीज, वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे वाटर के साथ इवन व्हेन मेटल इज हॉट एंड स्टीम इज यूज्ड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसे में जब हाइड्रोजन बीच में आ जा रहा है तो हाइड्रोजन और ये लेड और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को ये अलग नहीं कर पाएंगे वाटर से, है ना, इसीलिए कोई रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देगी। इवन कितना भी आप जो है वो या तो मेटल हीट कर लो या फिर आप वाटर हीट कर लो। कुछ फीचर देखो एक्टिविटी सीरीज के, वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जाता है नीचे आओगे जब सीरीज में। रिड्यूसिंग पावर मेटल का डिक्रीज करता जाता है, और पोटेशियम जो है इसीलिए सबसे टॉप पे है, और यह है जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जो टेंडेंसी होती है मेटल की लूज करने की इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की, वो डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आप नीचे आते हो, यानी कि पोटेशियम से जब आप गोल्ड तक आते जाते हो, तो इसीलिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रेडिली ऑक्सीडाइज मेटल होता है। मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को वाटर से, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड से, लेकिन जो मेटल इसके नीचे मिलेंगे आपको वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में जो लेस रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है मोर रिएक्टिव वाले से। तो अगर देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ये ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे की बात करो अगर इन सब की, तो ये सब कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो अलग नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को वाटर से। तो देखो सोडियम है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। वहीं अगर कॉपर ले लिया अगर हमने, तो कॉपर का प्लेस कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे, तो कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, और जबकि कॉपर को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन HCl, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं शो करेगा।
अब मेटल हायर अप इन द सीरीज वो डिस्प्लेस करेगा मेटल को बिलो इट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी अगर ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन अगर करवा रहे हैं तो कॉपर लेस है या मोर, तो लेस रिएक्टिव है। कॉपर नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है रिएक्टिव सीरीज में। तो ऐसे में जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट। जितना ज़्यादा जो है डिफरेंस होगा पोजीशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही तेजी के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना ही तेजी के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलने वाला है। ऑक्साइड जैसे कि मेटल के हैं, पोटेशियम के हैं, सोडियम के हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हैं, इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इनका अगर ऑक्साइड बनेगा तो इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन से। ये जो है रिड्यूस होंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन हो, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो मेटल है बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, टॉप में है और रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसीलिए इनकी एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की तरफ, वो एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसको अलग कर पाना बिल्कुल मुश्किल होता है, इवन दो आप यूज़ करो H2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का। अब बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि जिंक है, लेड है, तो इनके ऑक्साइड्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का यूज़ करके। तो मेटल जो कि नीचे हैं एल्युमिनियम से, उनको रिड्यूस किया जा सकता है जब आप हीट करोगे, प्रेजेंस ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन, इन्हीं की बात कर रहा है, यही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिंक ऑक्साइड है मेटल का, कार्बन के साथ हीट किया जाएगा तो जिंक क्या हो जाए, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। ऐसे ही लेड ऑक्साइड में लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और वहीं अगर हम लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तो लेड फॉर्म होगा और साथ में वाटर। ऑक्साइड और नाइट्रेट जो होते हैं कम रिएक्टिव मेटल के, जैसे कि आपका मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं जब आप इनको स्ट्रॉन्ग हीट करते हो। स्ट्रांगली जब आप हीट करोगे ना तो ये ब्रेक कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हीट किया तो देखो मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। कब ब्रेक किया, जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया। मेटल जो नीचे होता है कॉपर से, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। ये बात कर रहा है किसकी, सिल्वर की बात कर रहा है, गोल्ड की बात कर रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज में लिस्ट जो मेटल की दी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो टॉप में है वो कंबाइन करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अपने मिनरल में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सोडियम और पोटेशियम ये कहाँ मिलते हैं, फॉर्म होते हैं मेनली एज देयर क्लोराइड्स, अल्युमिनियम ऑक्साइड की तरह। और जिंक, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर कैसे मिलते हैं, सल्फाइड की तरह मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन का डाइल्यूट एसिड से। तो सारे एसिड्स में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड में, बेस में, अल्कली में, सब में क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन में सब में हाइड्रोजन है। तो देखो कैसे ये डिस्प्लेस होगा। हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। व्हेन द लेटर रिएक्ट, जब वो रिएक्ट करेगा कुछ मेटल्स के साथ, और ऐसे मेटल्स जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। तो ये एक्सटेंट जो होता है टू विच दिस रिएक्शन ऑकर फॉर अ गिवन मेटल, ये बेस होता है ये भी किसके ऊपर, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के ऊपर। यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है अभी पीछे, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम की, तो ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को HCl H2SO4 से और एक्सप्लोजिव नेचर दिखाएगा। बिल्कुल मतलब ये रिएक्शन जो होगा ना एक्सप्लोजिव होगा नेचर में। वही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक की बात करें तो ये डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से HCl या H2SO4 से वाइग्रेसली मतलब बहुत तेजी के साथ। लेकिन ये जो है रिएक्शन वायलेंट नहीं होगा, है ना। और ये क्या बनाएंगे, अपना करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएंगे, रिस्पेक्टिव सॉल्ट।
जबकि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव है जो है रिएक्शन। वही बात करें आयरन की, निकल की और बाकी सब की, तो ये डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से HCl H2SO4 से जेंटली और फॉर्म करेंगे अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट। फिर बीच में हाइड्रोजन खुद आ जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और फिर हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ दिया है कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बट इन केस ऑफ मेटल, ऐसा मेटल जो कि नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से, कॉपर, सिल्वर, वो सब जो है कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने टेबल में देखा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट करता है HCl के साथ या H2SO4 के साथ, और लिबरेट क्या करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और फॉर्म करेगा अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट। तो जब भी कोई मेटल लोगे उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, देखो फॉर्मूला यही है, मेटल लोगे और एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। एल्युमिनियम लिया तो एल्युमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। जिंक लिया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन डिस्प्लेस। आयरन लिया तो आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। अब यहाँ पे दे रहा है कि जिंक को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है जब भी लेबोरेटरी के अंदर हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम पोटेशियम को तो नहीं लेंगे, क्योंकि कैसा था, एक्सप्लोजिव था। तो सोडियम पोटेशियम बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, इसीलिए हम इसको नहीं लेने वाले। कैल्शियम, मैग्नीशियम काफ़ी महंगे हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेने वाले। एल्युमिनियम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी टुवर्ड ऑक्सीजन के लिए, तो इसीलिए जो है कि हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है एसिड के साथ और रिएक्शन जो है जल्द ही बंद हो जाता है। आयरन को हीट करना पड़ेगा, और जब हीट करेंगे तो हाइड्रोजन जो है, इसीलिए उसमें क्या आएगा, इम्प्योरिटीज़ वगैरह आएंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो इसीलिए आयरन भी नहीं लेने वाले हम। और लेड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और फॉर्म करेगा क्या, एक इनसॉल्युबल कोटिंग लेड सल्फेट की, इनसॉल्युबल कोटिंग प्रोड्यूस करेगा या फिर लेड क्लोराइड की। तो इसीलिए जो है फर्दर रिएक्शन जो है कि प्रिवेंट हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कि इसका मतलब हम लेड भी नहीं लेने वाले। और इसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता उन मेटल से जो कि कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है कि कॉपर है और साथ में डाइल्यूट HCl है, तो क्या क्या होगा रिएक्शन, तो कई लोग लिख देते हैं कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये कि गलत है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाले को अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हाइड्रोजन का अल्कलीज के द्वारा। अल्कलीज मतलब सॉल्युबल बेसेस। मेटल जैसा कि जिंक है, लेड है और एल्युमिनियम है, इनका यूनिक नेचर होता है। ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और जो है कि रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड गाढ़ा अल्कलीज के साथ और फॉर्म क्या करेंगे, हाइड्रोजन और एक सॉल्युबल सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे मेटल लोगे और साथ में अल्कली लोगे, तो अल्कली का कैसा रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे और मेटल पाउडर्ड फॉर्म में लोगे, तो क्या बनेगा, जिंक लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम जिंकेट बना और साथ में हाइड्रोजन। जिंक लोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पोटेशियम जिंकेट बनेगा साथ में हाइड्रोजन। ऐसे ही लेड, तो लेड प्लम्बाइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। वैसे ही अगर आप पोटेशियम ले लेते हो तो आपका क्या बनेगा, लेड, ये पोटेशियम ले लेते हो तो पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम प्लम्बाइड और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। फिर
एल्युमिनियम की बात करें तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। और यहाँ पे भी देखो लिया हुआ है कि फ्यूज्ड आपको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर अगर रिएक्ट करवाते हो तीनों साथ में तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। वहीं एल्युमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो और वाटर, तो यहाँ पे भी पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा। तो सोडियम लिया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम लिया तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। उसी तरीके से भी यहाँ पे भी रिमेंबर करना, इसका नाम सोडियम प्लम्बाइड, इसका नाम पोटेशियम प्लम्बाइड। ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड जो है जिंक के, लेड के और एल्युमिनियम के, ये एम्फोटेरिक हैं। अब यहाँ पे भी देखो मेटल एम्फोटेरिक लिखा था। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है? हम लोग तो जानते हैं दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक, ठीक है। तो बेसिक और एसिडिक, अब हमने देखा था कि बेसिक के लिए क्या है? मेटल्स हैं, एसिडिक के लिए क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों का कैरेक्टर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वो मेटल है जो कि एम्फोटेरिक है नेचर में, यानी कि इनका जो ऑक्साइड है वो बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर दिखाएगा। दे रिएक्ट विथ बोथ बेस एंड एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जिंक ऑक्साइड देखो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड और वाटर फॉर्म हुआ, वहीं जिंक ऑक्साइड रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस के साथ तो सोडियम जिंकेट और वाटर फॉर्म हुआ। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं हाइड्रोजन का। ग्रेनुलेटेड जिंक लेना है, मतलब दानेदार जिंक लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और डाइल्यूट या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। अब देखो क्या प्रोसीजर है इसका। कुछ जिंक के जो है ग्रेन्यूल्स के आपको क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल डाल देना है फ्लैट बॉटम फ्लास्क में जो कि एयर टाइट कॉर्क के साथ फिटेड हो और उसके अंदर 2 छेद होने चाहिए। एक होल से पास करना है, थिसल फनल को पास करेगा, लॉन्ग स्टेम रहेगा और एंड थ्रू द अदर एक लंबा सा डिलीवरी ट्यूब होना चाहिए। पोर करोगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उस फनल के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसको कॉर्क से टाइट किया हुआ है और इसमें देखो 2 छेद हैं। एक जो लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब है जो यहाँ पे पानी में कनेक्टेड है और दूसरा वाला देखो यहाँ पे फनल की तरह बना हुआ है, इसमें से आप एसिड डालोगे और ऑलरेडी आपने इसमें क्या रखा हुआ है, जिंक के ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं। अब होगा क्या, अब ये जो जिंक है अगर HCl लिया है तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। जो हाइड्रोजन लिबरेट होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, वो तो नीचे तक डिप है यहाँ पे, तो वो लिबरेट जो हो रहा है वो दूसरी वाली पाइप से यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट होगा, वो भी अभी हम लोग देखेंगे आगे। अगर आपने H2SO4 लिया है तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, है ना, बस एसिड चेंज है यहाँ पे जिंक क्लोराइड, यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो यही है प्रोसेस बस। जिंक ग्रेन्यूल को इसलिए तरजीह दी जाती है रिएक्शन करवाने के लिए प्योर जिंक से, क्योंकि जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है यानी कि जिंक के ग्रेन्यूल्स के अंदर कॉपर, ये क्या करता है, कैटेलाइजिंग इफेक्ट देता है, स्पीड अप कर देता है रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होती है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा तुमको कि धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, गैस बबल निकलेगा, इफरविसेंस होगा, गैस बबल वगैरह दिखाई देंगे और अब इवोल्यूशन होगा गैस का। जब सारा का सारा गैस जो है कि एपरेचर से बाहर हो जाएगा तो कलेक्ट करना है गैस को। कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे करोगे, तो ये कलेक्शन होगा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, यानी कि गैस ऊपर जाएगा और वाटर नीचे की तरफ। अब देखो वास्तव में तो ये जो कैसा है ना, दिखने में कैसा है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन, ठीक है। तो 20 ml ऑफ हाइड्रोजन डिसॉल्व करता है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो इसलिए वर्चुअली देखने में क्या लगता है कि हाँ डिसॉल्व नहीं होता है।
और ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है एयर के साथ, और इसीलिए इसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के साथ, इवन दो इट इज़ लाइटर देन एयर। तो एयर से ये लाइटर है, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है, एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म कर सकता है। इसीलिए हम लोगों ने एयर का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, वाटर का इस्तेमाल किया इसको कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो आपको हाइड्रोजन मिला है ना, वो कौन, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉस्फेन, आर्सेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो ये जो आपको इम्प्योरिटीज़ मिली है इनको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आर्सेन और फॉस्फेन को रिमूव किया जाएगा। तो आर्सेन रिएक्ट कर जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ और आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रिक एसिड मिलेगा, सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा। उसी तरीके से फॉस्फेन का अगर रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो आपको देखो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट मिल जा रहा है और नाइट्रिक एसिड मिल जा रहा है। तो ये दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ये दो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या करता है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेड सल्फाइड फॉर्म करेगा और नाइट्रिक एसिड। कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और ये कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन जो है कई तरह के इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को भी रिमूव कर देगा। तो इन सब को देखो एक बार में, देखो आप जो हाइड्रोजन आपको मिला, यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन मिला है ना डिप किया हुआ, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट ला के यहाँ ला दो, ये हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ आ गया। अब ये इम्प्योर हाइड्रोजन जो है ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कराए, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कराए तो आर्सेन फॉस्फेन ख़त्म। फिर फर्दर जब आगे जा रहा है तो इसको आप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास करा दिए। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कराने पे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव, और फिर उसके बाद फर्दर जब आपने इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया, ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास कराने पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी भी इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, है ना। फिर उसके बाद क्या बचा, अभी भी H2O बचा हुआ है ना। तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है, इसका अभी बात नहीं हुआ, आगे करेंगे। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। अब ये जो हाइड्रोजन और वाटर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, यानी मॉइस्चर, इसको जब पास कराएंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से, तो ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है मॉइस्चर सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके पास प्योर ड्राई हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा है देखो नेक्स्ट स्टेप, कि हमने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या इस्तेमाल किया, लास्ट में एक ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल किया, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, ताकि हम क्या कर सकें, गैस को ड्राई कर सकें। कॉमन ड्राई एजेंट जैसे कैल्शियम क्लोराइड है फ्यूज्ड, कॉस्टिक पोटेशियम एसिटिक और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिमूव करते हैं वाटर वेपर को। तो अब जो गैस आपको प्योरीफाई मिली है और साथ में वो बिल्कुल ड्राई मिली है, और ये कलेक्ट होता है ओवर मरकरी, क्योंकि मरकरी का कोई रिएक्शन नहीं होता है इस गैस के साथ। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करते हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ, और जिस पर्पज़ के लिए हमको लेना है वो फिर बेकार है, उस पर प्योर हमको करना था। तो इसीलिए हम लोग ड्राइंग एजेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं और मरकरी रिएक्ट नहीं करता है। अब बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, वो सावधानियां क्या हैं, वो ये हैं कि मिक्सचर हाइड्रोजन और एयर का एक्सप्लोड कर जाता है, इसीलिए वायलेंटली, इसीलिए जब भी किसी फ्लेम वगैरह के आसपास लेके आएंगे, है ना, तो इसलिए हमको सावधानियां बरतनी होंगी। और वो सावधानियां क्या है, सबसे पहली चीज़ तो कि सारा का सारा एपेरेचस एयर टाइट होना चाहिए, गैस का कोई लीकेज ना हो कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो कहीं इस्केप कर सके, बाहर है। अच्छा, कोई फ्लेम वगैरह आसपास जलता हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गैस को कलेक्ट करेंगे तब जबकि सारा एयर जो है एपेरेचस के अंदर का निकल चुका होगा, एयर टाइट होना चाहिए। और ये कैसे एक्सर्टेन कर सकते हो कि जो गैस कलेक्टेड है उसको थोड़ा सा लेके आओ, अगर वो गैस पॉप साउंड के साथ बंद कर रही है, इसका मतलब हाँ हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है और कोई दूसरी गैस नहीं है फ्लास्क में। और जो फ्लास्क का जो थीसल फनल का जो एंड है वो वाटर के अंदर डीप होना चाहिए, ताकि उससे
गैस आपका स्केप ना कर सके। यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, देखो कि ये जो है ना यहाँ पे डिप होना चाहिए, ये डिप होगा तो मतलब स्केप ना कर पाए। एसिड में ये डिप रहेगा तो इसका मतलब कि गैस एस्केप नहीं कर रही है, यानी इस रास्ते से नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते से निकलेगी। अब नोट क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, इसको भी पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन इसको प्रिपरेशन फॉर्म में के लिए इस हाइड्रोजन के इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीजन फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन से वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, और अगर वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर में बदल जाएगा, तो जो पर्पस है रिएक्शन का वो बेकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जिंक का रिएक्शन करवाया है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी कि वाटर मिल रहा है। तो इसीलिए फिर जो पर्पस है हाइड्रोजन कलेक्ट करने का वो तो हुआ नहीं, तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो होते हैं वो ये सिर्फ ऑनली मेटल्स हैं, ये दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रहेगा, यानी कि 1% नाइट्रिक एसिड 99% वाटर रहेगा, तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। और जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है एसिड का वो बहुत ही ज़्यादा जो है रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन की वजह से। तो मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड, कैसा नाइट्रिक एसिड जिसमें 1% एसिड है 99% वाटर है, तो ऐसे में मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और ठीक है, तो जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कंसनट्रेटेड की जगह पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड तो इस्तेमाल किया था, लेकिन कैसा था, वो कंसनट्रेटेड नहीं था, वो डाइल्यूट था। हाइड्रोजन के लिए टेस्ट क्या है, कंबस्टिबल है, लेकिन ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। कहीं आग लगी होगी तो ये खुद जल जाएगा, जलने को बढ़ावा नहीं देता। बढ़ावा कौन देता है, ऑक्सीजन। ये बर्न करता है साइलेंटली एयर में या फिर ऑक्सीजन में, और पेल ब्लू फ्लेम के साथ, कि कलर कैसा रहेगा फ्लेम का, ब्लू। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, वाटर फॉर्म होगा। अब जो इसको प्री मिक्स करते हैं एयर या ऑक्सीजन के साथ, तो ये एक्सप्लोड होता है कब, कैसा, पॉप साउंड के साथ। तो ये पॉप साउंड बताता है कि हाइड्रोजन गैस है। मैन्युफैक्चर करने के लिए हाइड्रोजन बर्स्ट प्रोसेस है। इसमें देखो निम्नलिखित स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो स्टीम को पास किया जाता है रेड हॉट कोक से 1000 डिग्री सेल्सियस में फर्नेस के अंदर, एक स्पेशल डिज़ाइन का होता है सॉरी जिसको कन्वर्टर बोलते हैं, जो क्या देता है, वाटर गैस। तो यहाँ पे हॉट कोक लिया जाता है और स्टीम लिया जाता है, तो हॉट कोक और स्टीम को रिएक्ट किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस में, और क्या मिलता है आपको, वाटर गैस मिलता है। और ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक होता है। वाटर गैस को मिक्स किया जाता है बहुत सारे स्टीम के साथ और पास किया जाता है फेरिक ऑक्साइड से, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और क्रोमिक ऑक्साइड को लेते हैं जो कि एक प्रोमोटर की तरह काम करता है। तो वाटर गैस को हम और स्टीम के साथ मिक्स कर रहे हैं और इसको पास कर रहे हैं किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, हीटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हीटेड है और टेम्परेचर कितना रहेगा, 450 डिग्री सेल्सियस। और साथ में क्या लेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड, जो कि किस तरह काम करेगा, एक प्रोमोटर की तरह काम करेगा। तो मिलेगा क्या हमको प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और साथ में हीट मिलेगा। तो ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, देखो लिखा भी है नीचे, एक्सोथर्मिक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे सेपरेशन करेंगे, या हाइड्रोजन तो मिल गया हमको, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन करना है। तो इसके लिए जो ऊपर जो मिक्सचर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको जो है कि हम लोग कोल्ड वाटर से पास कराएंगे अंडर प्रेशर, और प्रेशर कितना रहेगा, 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे, जो कि डिसॉल्व कर देगा सॉल्युबल कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको पास कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसॉल्व हो जाता है पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म करता है, और आपका हाइड्रोजन बच जाएगा। तो सेपरेशन कैसे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का,
तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्सचर को पास करेंगे अमोनियकल कॉपरस क्लोराइड सॉल्यूशन से, और उसमें क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा अनकम्बाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कंबाइन नहीं किया है वो भी क्या कर जाएगा, इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। और डिज़ोल्व हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर का, तो वो प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, तो इसके लिए क्या ऐसा वाटर लेते हैं, एसिडिलेटेड वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड हो, एसिड में वाटर ऐड करेंगे, वाटर में एसिड ऐड करेंगे सॉरी। कॉमर्शियली हाइड्रोजन को ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एसिडिलेटेड वाटर के। तो वाटर पुअर कंडक्टर होता है, तो इसको कंडक्टर बनाने के लिए थोड़े से अमाउंट में वोलेटाइल जो है कि एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है ना, कम वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट ना करे, तो H2SO4 वोलेटाइल नहीं होता है, लेस वोलेटाइल है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, वैसे ये वोलेटाइल नहीं माना जाता है कि इवेपोरेट नहीं करता है, इसीलिए H2SO4 को ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसिडिलेटेड वाटर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें देखो कैथोड और एनोड है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही फनल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो एसिडिलेटेड वाटर से, तो वाटर ब्रेक कर जाता है H+ में और OH- में। अब H+ यानी कि पॉजिटिव है, तो ये H+ जो होता है, जो पॉजिटिव है, वो किधर चला जाएगा, निगेटिव यानी कैथोड की तरफ चला जाएगा, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का एटम, और दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जो है कि इसीलिए कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे। और OH जो है कि वो निगेटिव होता है, निगेटिवली चार्ज, तो ये किधर आ जाएगा, ये एनोड पे आ जाएगा, तो ये एनोड की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बने लेगा, OH, और देखो दो OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होगा, फिर दो ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और ऐसे में कलेक्ट होता जाएगा एनोड पे ऑक्सीजन। 10 वाटर जो है डिसोसिएट कर देता है, वाटर डिसोसिएट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से, और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट के मदद से। जो मेन एडवांटेज है इस प्रोसेस का क्या है कि ऑक्सीजन इज साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड कैथोड एंड बोथ द गैसेज आर प्योर। इसका यही सबसे बड़ा खासियत है कि दोनों गैसेज जो आपको मिले हैं वो कैसे हैं, प्योर हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, और ये नॉन टॉक्सिक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो जो है 0.0899 ग्राम पर मिलीलीटर है, और इसीलिए ये लाइटेस्ट नॉन गैस है, और 14.4 टाइम्स लेस डेंस होता है किससे, एयर से। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल है, क्योंकि इसको हमने देखा था 20 ml जो है कि 1 लीटर पानी में जा रहा था, है ना, पहले भी देखा था, यहाँ भी है। लिक्विफैक्शन, ये लिक्विफाई हो जाता है -240 डिग्री सेल्सियस पे अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 20 एटमॉस्फेयर। अच्छा, हाइड्रोजन जो है कि धीरे धीरे रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है पैलेडियम और प्लेटिनम या फिर निकल में एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर आप एक वॉल्यूम लेते हो फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम का, तो वो एक वॉल्यूम, कोई भी एक वॉल्यूम होगा, वो 900 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं या एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि हाइड्रोजन जो है कि बहुत ही हल्का गैस है। तो एक साबुन वाला सॉल्यूशन ले लेना है आपको बीकर के अंदर, और हाइड्रोजन को उसमें आपको पास कराना है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि वो बुलबुले वगैरह जो है कि आप फूंकते हो तो निकलते हैं, वो जो मार्केट में मिलता रहता है, तो ऐसे ही सोपी सॉल्यूशन लिया है आपने, और उसके अंदर से अगर हवा निकल रही है, हाइड्रोजन को आप कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो बबल्स बनेंगे और बबल्स बन के ऊपर उठेंगे। तो इसमें देखोगे कि जो बबल्स बन रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठेंगे, बाद में बर्स्ट कर जाएंगे। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि हाइड्रोजन काफ़ी
लाइटर गैस है देन एयर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हाइड्रोजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है। ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है ना, एप्रोप्रिएट कंडीशन वगैरह दी जाए तो। और ये सपोर्ट नहीं करता कंबशन को। यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा, वहीं क्लोरीन के साथ करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ कि हाइड्रोजन बर्न करेगा इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में तो एक पॉप साउंड निकलेगा, है ना। और जो बर्न होगा वो कलर कैसा होगा फ्लेम का, ब्लू फ्लेम होगा, फॉर्मिंग वाटर, वाटर फॉर्म होगा। प्योर हाइड्रोजन बर्न करता है क्वाइटली इन एयर। वहीं क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन का और क्लोरीन का रिएक्ट करेगा धीरे धीरे डिफ्यूज्ड सनलाइट में। और अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रख दोगे तो ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ढेर सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। हावेवर हाइड्रोजन कंटिन्यू करेगा टू बर्न इन क्लोरीन। इसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनका कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं हाइबर्स प्रोसेस। तो अमोनिया बनता है। तो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का आप ले लोगे एक टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर 450 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहेगा। और प्रेशर 200 से लेके 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन विथ मोलिब्डेनम जो कि प्रोमोटर का भी काम करेगा। तो ऐसे में रिएक्ट करवाओगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को तो बनेगा अमोनिया। सल्फर और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म होगा। हाइड्रोजन गैस को जब पास किया जाता है मोल्टेन सल्फर से तो ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होता है। हाइड्रोजन जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है एयर के साथ, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है। तो अगर अमाउंट ऑफ एयर कम होगा मिक्सचर में तो एक्सप्लोजन जो है डेंजरस नहीं होगा। यानी कि अगर गैस बर्न कर रहा है पॉप साउंड के साथ ओनली, बट लार्ज वॉल्यूम के ऑफ मिक्सचर अगर आप लेते हो तो लार्ज वॉल्यूम अगर लेते हो तो ये बिल्कुल एक्सप्लोजिव हो जाएगा और सीरियस डैमेज लेके आएगा और इंजरी वगैरह भी हो सकती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है इसको डेटोनेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इसीलिए रिएक्शन हाइड्रोजन का देखते हैं नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ। नॉन मेटल का तो पीछे देखा हमने। पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ और कैल्शियम के साथ। तो यहाँ पे जो कंबाइन कर रहा है पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम हाइड्राइड बन रहा है। यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है। कैल्शियम हाइड्राइड को फिर फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ड्राई हाइड्रोजन को जब पास किया जाता है हीटेड मेटल पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से तो ये रिएक्ट करता है और बनाता है अपना करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड, यानी कि पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा। जो हाइड्राइड मिलता है ना फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फिर से क्या मिल जाएगा, लिबरेट करेगा हाइड्रोजन। यानी ये तीनों के केस में होने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिएक्शन कैसा होगा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो हाइड्रोजन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जब रिएक्ट करेगा आपका मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, चीज़ें यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन में, यही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है। जब ये रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन तो यहाँ पे मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। और वाटर फॉर्म होने के साथ साथ ये जो कलर था, ब्राउन कलर था आयरन ऑक्साइड का, वो अब किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का। फिर यहाँ पे तो देखो यहाँ पे फेरस है, फेरिक है, तो फेरिक वाले में भी सेम रिएक्शन हो रहा है, बस यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज हो जा रहा है। फिर लेड ऑक्साइड की बात करें तो ये भी येलो से सिल्वरी का हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कलर चेंज हो जाएगा, है ना। ये कलर ऑक्साइड का है यानी ब्लैक होता है कॉपर ऑक्साइड, और फिर ये कॉपर यानी कि रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया, तो ये काम करता है। फिर आगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसा कि निकल है, हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन कर जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ
और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं दो कार्बन के बीच में, वो जो है रिमूव हो जाते हैं, है ना। रिमूव का मतलब है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल हो जाएगा, और फर्दर रिएक्शन और फर्दर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और इस रिएक्शन को कहते हैं, इस प्रोसेस को सॉरी कहते हैं हाइड्रोजनेशन, जो कि आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब यहाँ पे एथिलीन है, और एथिलीन में और हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया तो इथेन बन गया। वैसे ही एसिटिलीन है, ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा होगा, इसमें देखो हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया तो इथेन बन गया, है ना। हाइड्रोजन का यूज़ क्या है? एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। हाई हीट देता है ये, बहुत ज़्यादा जो है कि हीट देता है जब कंबस होता है, यानी कि ये जब जलता है तो। और हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल हम करते हैं कई फॉर्म में, कोल गैस, वाटर गैस और लिक्विड हाइड्रोजन। ये भी नॉन पॉल्यूटिंग और इजी होता है स्टोर करने के लिए। इसके अलावा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च है, इसमें इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का। एक मिक्सचर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये बर्न किया जाता है स्पेशली डिज़ाइन किए हुए एपेरेचस के अंदर, जिसको कि ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं। और ये टॉर्च प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस तक का। और ये जो टेम्परेचर मिलता है, ये जो फ्लेम मिल रहा है आपको 2500 डिग्री सेल्सियस का, इसका इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए मेटल्स का। और कैसा मेटल्स, जैसे कि प्लेटिनम है, क्वार्ट्ज है, या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिना को फ्यूज़ करने के लिए और सिंथेटिक रूबीज वगैरह बनाने में, ये जेवल्स वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, और सफ़ायर वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इस टॉर्च को, है ना। ये रूबीज हैं, सफ़ायर्स हैं, इनको जो है इस्तेमाल किस में होते हैं, ये जेवल्स में, गहनों में इस्तेमाल किया जाता है, इन पत्थर को, इन जेम्स को। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ये आपका ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च से भी ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है, 2800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देता है ये आपको। और इसको इस्तेमाल किया जाता है एलॉय के वेल्डिंग के लिए, जिसमें कि मेटल्स हो, जैसे कि टंगस्टन हो, मैग्नीज हो, क्रोमियम हो, तो उसके वेल्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ लाइटिंग गैस जेट्स एंड ऑटोमेटिक लाइटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का। और अमोनिया के मैन्युफैक्चर में हमने पढ़ाई पीछे इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड और मिथाइल अल्कोहल में भी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। और अमोनिया का तो पीछे हम लोग देख ही चुके हैं। फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो जो हाइड्रोजन है उसको इस्तेमाल किया जाएगा सॉलिड वनस्पति घी के प्रिपरेशन में, लिक्विड वेजिटेबल फैट से, जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, उसमें से हम लोग बनाएंगे। और ये प्रोसेस कहलाता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फाइनली डिवाइडेड निकल और प्लेटिनम या फिर पैलेडियम जो है कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, तब ये प्रिपरेशन होता है, इसीलिए इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहा जाता है ना। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहने का क्या वजह है? वजह ये है कि ये प्रेजेंस में होता है कैटेलिस्ट के, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? और ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन कहलाता है। और ये ऑकर होता है हाई प्रेशर पे, और टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कोयले से। जब हाइड्रोजन को पास किया जाता है हाई प्रेशर पे पाउडर्ड कोल से, है ना, प्रेजेंस में कैटेलिस्ट के, तो क्या बनता है? इसको प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन कोल। और ये जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सिमिलर होता है पेट्रोलियम के। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है सिमिलर तो होता है पेट्रोलियम के, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग जब मेटल का, तो उसमें भी जो है हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है मेटेलिक ऑक्साइड को, जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा और आयरन और वाटर फॉर्म होगा। कॉपर ऑक्साइड है, इसको भी हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा और कॉपर और वाटर फॉर्म होगा। फिर इसके बाद है ये नोट करने वाली बात कि ऑक्साइड जो एक्टिव मेटल के होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन के टुवर्ड, इनका ग्रेट एफिनिटी होता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है कि इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा इनके करस्पॉन्डिंग मेटल में। और मेटेरोलॉजिकल बैलून वगैरह में है,
इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब प्रीफर किया जाता है हीलियम को। हीलियम गैस भरी जाती है मेटेरोलॉजिकल बैलून्स के अंदर, क्योंकि हीलियम जो होता है वो नॉन कंबस्टिबल है, वेयर एज हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल है। हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा लाइटर है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर किया जाता है हीलियम का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो ऑल्दो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया है ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम या फिर एक आयन लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जिंक यहाँ पे देखो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज केमिकल प्रोसेस, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन जैसे कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा। ऊपर के रिएक्शंस में ऑक्सीजन गेन हो रहा है कार्बन और मैग्नीशियम के द्वारा, और वो दोनों ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देखो जो फेरस क्लोराइड और जिंक है, फेरस क्लोराइड और जिंक है, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं फेरिक क्लोराइड में और जिंक क्लोराइड में, और ये क्या गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन गेन कर रहे हैं, यानी कि क्लोरीन गेन कर रहे हैं दोनों ही कंडीशन में। देखो ये भी इसके पास ऑलरेडी है लेकिन और गेन कर रहा है, तो ऐसे ही जिंक भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फाइड सबको रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और सल्फर डिस्प्लेस हो गया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू सल्फर में, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड किस में बदल जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू सल्फर में बाय लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन फॉर्म हो रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है आयोडीन में, और क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का लूज करना या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का गेन करना, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, और बाय रिमूविंग हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। दस इन द अबव एग्जाम्पल में गिवन इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन पेरोक्साइड, ये कैसे हैं, सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कौन कौन से हैं, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस में। सॉलिड में है मैग्नीज डाइऑक्साइड, रेड लेड, लेड डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ब्लीचिंग पाउडर। लिक्विड में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन है। और गैस में ऑक्सीजन है, ओजोन है, क्लोरीन है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज करवा रहा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज करवाता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेस्ट क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, कि ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पॉन्ड करते हैं इन फॉलोइंग टेस्ट को। जब हीट किया जाता है स्ट्रांगली तो ये लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन विच रिकाइंडलेस अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब रिकाइंडलेस का मतलब क्या होता है, यानी कि वो क्या करता है, फिर से लीड कर देता है ग्लोइंग स्प्लिंटर को और बेहतर। दे में फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर। जब हाइड्रोजन सल्फाइड इज बबल्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन सल्फाइड को बबल करोगे उनके सॉल्यूशन से तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये भी टेस्ट है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जब आप वार्म अप करोगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो वो लिबरेट करेगा क्लोरीन, जो कि ब्लीच कर देता है मॉइस्ट लिटमस पेपर को। इसके अलावा जब ट्रीट करोगे आप एसिटिफाइड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से तो ये लिबरेट करेंगे आयोडीन, जो इम्पार्ट करेगा ब्लू कलर को फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन को। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो टर्न
पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड पेपर को ब्राउन भी कर सकता है आयोडीन की लिबरेशन की वजह से। बात करते हैं अब रिडक्शन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए, है ना, एक एटम या फिर एक आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन, तो यानी लॉस होना ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देखते हैं कि रिडक्शन ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिमूवल है ऑक्सीजन का, एडिशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, एडिशन है हाइड्रोजन का, या फिर रिमूवल है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। यानी जो ऑक्सीडेशन में था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, वह ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब कोई ऑक्साइड है और एलिमेंट से रिएक्ट करके मेटल बन जाता है, ठीक है, तो ये ऑक्साइड है मेटल का, ये एलिमेंट से रिएक्ट किया और मेटल बन गया, तो यानी कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मरकरी क्लोराइड जो है रिड्यूस हो जा रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड में, ठीक है, मरकरी क्लोराइड देख रहे हो, ये रिड्यूस हो रहा है मर्क्यूरस क्लोराइड में। और ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये गेन कर ले रहा है मरकरी आयन, है ना, देख रहे हो, गेन कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को गेन करके ये क्या हो जा रहा है, आपका मर्क्यूरस क्लोराइड बन जा रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एडिशन हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का, तो मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ क्लोरीन में यहाँ भी देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है, एडिशन हो जा रहा है नॉन मेटल में हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो जा रहा है टू हाइड्रोजन क्लोराइड बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, अब देखो यहाँ पे फेरिक क्लोराइड है और उसको रिएक्ट करवाया है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो ऐसे में हो क्या रहा है, फेरस क्लोराइड हो रहा है। और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 2 हो जा रहे हैं, दिख रहा है ना, तो 3 से 2 हो गए, यानी कि यहाँ पे एक लॉस हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का लॉस होगा। यहाँ पे गेन हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो रिड्यूस करवाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवा के, या फिर हाइड्रोजन प्रोवाइड करके, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, या फिर रिमूव करवा लेता है ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो ऊपर के एग्जाम्पल में दिया हुआ है रिडक्शन का, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, स्टेनस क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये सब के सब कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल रिड्यूसिंग एजेंट के, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में देखो, तो सॉलिड में कार्बन है, मेटल है जैसे कि जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, और सोडियम स्टेनस क्लोराइड है, ग्लूकोज है। लिक्विड में कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, एटसेट्रा। गैसियस में देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एटसेट्रा। टेस्ट क्या है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली रिस्पॉन्ड करता है फॉलोइंग टेस्ट को, जैसे कि हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग के लिए, वैसे ही ये भी है। दे गिव आउट ब्राउन फ्यूम, ये जो है कि ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब वार्म करोगे नाइट्रिक एसिड के साथ। ये किसका टेस्ट है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट का टेस्ट। इसके अलावा ये कॉपर, जो काला कॉपर ऑक्साइड है उसको हीट करने पे जो है कि रेड कॉपर मेटल में चेंज कर देता है। ये डीकलराइज कर देते हैं, यानी कलर खो देता है, पिंक कलर ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, अपना कलर खो देगा। और ये चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, कलर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का ऑरेंज से ग्रीन कर देते हैं। और ये लाइट येलो कलर आयरन का जो होता है, यानी फेरिक का, सॉल्ट इन सॉल्यूशन टू अ लाइट ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सॉल्ट, ठीक है, यानी फेरस सॉल्ट। तो फेरिक का फेरस में भी कन्वर्जन कर देते हैं, कौन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होना। इन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस नेसेसरी है कि वो रिड्यूस हो रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन से, तो दूसरी तरफ क्या होगा, गेन होगा ऑक्सीडेशन से, वो दूसरी तरफ गेन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग रिडक्शन।
तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो दूसरी तरफ गेन भी होगा यानी रिडक्शन भी होगा। जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिंक सल्फेट और कॉपर बनाने के लिए, तब देखो यहाँ पे तो नॉर्मल इक्वेशन दिया है। अब इसमें देखो कॉपर सल्फेट में Cu2+ है और SO4 2- है, साथ में जिंक है। तो यहाँ पे देखो Zn2+ प्लस SO4 2- ये एक साथ कंबाइन कर गए और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हाफ देखो, अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, दिख रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो साइमल्टेनियसली चल रहा है। हाफ हाफ करो तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं कॉपर गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली प्लेस ले रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो रिडॉक्स रिएक्शन का, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन लिया है, रिएक्ट करवा रहा, तो कॉपर और वाटर बन रहा है। ये देखो ऑक्साइड है, यहाँ मेटल में बन जा रहा है, ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो गया, यानी ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन है वो वाटर में हो जा रहा है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन को H2O में कन्वर्ट करने वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये इसको क्या कर रहा है, कॉपर में चेंज कर रहा है, यानी इससे ये ऑक्सीजन ये ले रहा है, तो ये कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। In the reaction between hydrogen sulfide and chlorine, हाइड्रोजन सल्फाइड लूजेज इट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड अपना जो है कि हाइड्रोजन लूज कर देता है टू क्लोरीन एंड इज देयर बाय ऑक्सीडाइज हो जाता है टू सल्फर। एंड क्लोरीन जो कि गेन करता है हाइड्रोजन, वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ क्लोरीन है। अब देखो इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो HCl मिला और साथ में मिला सल्फर। सल्फर से रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और वहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो यानी अगर आप देखो तो टोटल 7 तरीके हैं जो कि बताते हैं, 7 हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताते हैं। एडिशन हो ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव का, रिमूवल इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इस टेबल में भी शॉर्टकट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।